आज हमारी क्लास नंबर 5 होगी, जो इलेक्ट्रिसिटी, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहें तो वैद्युत धारा के क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें साथ साथ थ्योरी भी करा रहे हैं आपको, और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रेलवे एनटीपीसी वगैरह में आया, आरआरबी ग्रुप डी जेई वगैरह में जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब करा रहे हैं। इसमें इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हम आपको कल प्रतिरोध के बारे में पढ़ा रहे थे, रेजिस्टेंस के बारे में, और रेजिस्टेंस के बारे में बेटा क्या पढ़ा दिया था कल, उसी को एक बार रिवाइज करते फिर आगे बढ़ते हैं। देखो कल मैंने रेजिस्टेंस के बारे में इतना करा दिया था कि रेजिस्टेंस को अगर हम बात करें किसी भी तार को, अगर ये हमारा वायर दिया है बेटा, और इस वायर को मेल्ट किया जाता है, कैसा किया जाता है, मेल्ट मीन्स पिघला दिया जाता है, मेल्ट मीन्स पिघला दिया जाता है, तो इसके पता मैंने एक बताया था, एरिया जो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में परिवर्तन, और इसकी लंबाई में परिवर्तन, और इसकी त्रिज्या में परिवर्तन, तीनों करा दिए थे। मान ली किसी तार को तुमने पिघला के मोटा तार बना दिया, किसी तार को पिघला के लंबी खींच दिया, या किसी तार को पिघला के उसकी त्रिज्या चेंज कर दी, समझ पा रहे हो? तो ये तीनों परिवर्तन मैंने कर लिए थे कल, और आपने क्वेश्चन भी लगा लिए थे, सब कुछ आ भी रहा था आपको। एक बार रिवीजन करा दें क्या? क्या क्या नहीं आ रहा है बता? सही है, कोई दिक्कत नहीं है। इधर देखो, मैंने कहा इस वाले में मैंने ये बताया था R बराबर रो एल अपॉन ए, या फिर हमारा ये था R बराबर रो एल अपॉन पाई आर स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले मैंने प्रतिरोध वाले पढ़े थे बेटा, और दोनों प्रतिरोध वाले पढ़ने के बाद थोड़े से आगे आए थे, और मैंने ये बताया था कि अगर आप एरिया को, किसी को एरिया को n टाइम्स कर दोगे, अगर किसी तार को पिघला के उसको n टाइम्स खींच दोगे, तो उसका रेजिस्टेंस बेटा हमने बताया था R2 बराबर 1/n स्क्वायर इंटू R1, ये बताया था हमने पहला वाला, ठीक है। और दूसरे वाले में बताया था अगर लंबाई को खींच के n टाइम्स कर दिया जाए तो R2 होगा बेटा वो n स्क्वायर L हो जाएगा, R1 n स्क्वायर R1 के बराबर हो जाएगा। और तीसरा आपको बताया था अगर किसी की त्रिज्या को खींच के n टाइम्स कर दे त्रिज्या, तो हमारा रेजिस्टेंस होगा वो 1/n की पावर 4 इंटू R1 हो जाएगा। ये तीनों रिलेशन तब बताए थे जब किसी तार को मेल्ट करा जाता है, तो रेजिस्टेंस कहें तो प्रतिरोध कितना घटेगा बढ़ेगा, कितना गुना होगा। जो R2 है ये नया रेजिस्टेंस है, और मैंने इसका किताबी ज्ञान भी बता दिया था किताब में कैसे दिया होता है, लेकिन आपको पेपर में सिर्फ ऑप्शन ही टिक करना है, कितनी जल्दी उत्तर पाओगे, तो ये वाला तरीका सबसे बेस्ट रहता है। बाकी वो हम बताते हैं जैसे करके R2/R1 बराबर, जैसे L वाले में R2/R1 बराबर L1 L2 स्क्वायर अपॉन L1, वो क्यों चक्कर में पड़ोगे? अगर कंपैरिजन इतना हो रहा है, तार को पिघलाया जा रहा है और खींचा जा रहा है, या उसका क्षेत्रफल बढ़ाया जा रहा है, मोटा करा जा रहा है, पतला करा जा रहा है, तो सीधे ये वाले तीनों लॉजिक लगाओ और उत्तर पा जाओगे, उत्तर तक पहुंच जाओ। यही हमारा तोड़ है। आगे आ जाओ भाई, आज आपको हम पढ़ाने वाले, हेडिंग डालिए ओके। चलो आगे चल रहे मेरे भाई, और इसमें आप हेडिंग डालिए प्रतिरोधों पर तापमान का प्रभाव, प्रतिरोधों पर तापमान का प्रभाव। प्रतिरोधों पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है? तो आप थोड़ा सा इस चीज को गौर करिए, इस वाले से क्वेश्चन ही बनते हैं, प्रतिरोधों पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है। अगर बेटा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, नंबर 1 लिखना, अगर आप टेम्परेचर कहें तो तापमान, अगर आप तापमान बढ़ाएंगे तो भाई साहब रेजिस्टेंस होगा ना आपका, कहें तो प्रतिरोध, सही है। अगर मैंने कहा तापमान बढ़ाते हैं बेटा, तो इसको दूसरे पेन से दिखा दे, थोड़ा सा आपको दिखाई दे। अगर हम तापमान बढ़ाते हैं तो किसी भी कंडक्टर का, किसी भी चालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है, इसका मतलब प्रतिरोध बढ़ जाएगा। और ऐसा अगर हम तापमान घटाएंगे, अगर हम तापमान बेटा घटाएंगे, इसका देखना एक बार, अगर हम तापमान घटाएंगे इसका, तो इसका प्रतिरोध
कम हो जाएगा। ऐसा किस में होता है? कंडक्टर में होता है, कहे तो चालकों में होता है। एग्जाम्पल कर देना, फॉर एग्जाम्पल कंडक्टर्स। ये सिर्फ चालकों में होता है। क्या होता है बेटा चालकों में? चालकों में अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, अगर आप टेम्परेचर घटाओगे तो प्रतिरोध घट जाएगा। इसका मतलब प्रतिरोध क्या बाधा पैदा करता है करंट फ्लो में? हाँ, यही बाधा पैदा करने वाला ही तो हमारा प्रतिरोध होता है। इसका मतलब अगर हमारा वायर, आपने ऐसे अगर प्रैक्टिकली बताएं तो आपका मोबाइल कभी हीट पे होता है, अगर गर्म होता है तो चार्जिंग थोड़ी लेट होती है। अगर कहीं ठंडे मौसम में देखो तो जल्दी चार्ज हो जाता है। वो यही होता है, हीट की वजह से वहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा आ जाता है। अगर वायर गर्म होता है तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो उतना बेहतर नहीं हो पाता जितना कि पहले होता है ना। मैंने कहा टेम्परेचर बढ़ने से कंडक्टर्स में प्रतिरोध बढ़ जाता है, प्रतिरोध बढ़ेगी तो धारा का फ्लो घट जाएगा। समझ पा रहे हो? अच्छा, एक और लिखना नंबर 2 पे। ये नंबर 1 हो गया बेटा। नंबर 2 लिखना, अगर आप टेम्परेचर, इसी को एक बार कॉपी कर ले, हमें लिखना नहीं पड़ेगा, आप ऊपर वाला उतार लो एक बार। हम इसको डिलीट कर दें, बस हो गया काम। देखो अब ध्यान से नीचे वाली स्लाइड पे देखना, इस वाले पे। मैं अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे बेटा, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा। कब? ये सिर्फ होगा हमारा अर्धचालकों में। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा, अगर टेम्परेचर घटाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अर्धचालक। अर्धचालक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर। ऐसा होता है अर्धचालकों में, सेमीकंडक्टर्स में। इसकी परिभाषा से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं थ्योरी बेस्ड। ये पूछे जाते हैं कि अर्धचालकों का तापमान बढ़ाने पर, अर्धचालकों में तापमान बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन्स का यानी धारा का फ्लो अच्छा होगा या खराब होगा? एक बार सोचो। मैंने कहा अगर अर्धचालक है, तापमान बढ़ाओगे तो प्रतिरोध कम होगा, इसका धारा का फ्लो अच्छा हो जाएगा यार। मतलब प्रतिरोध का उल्टी धारा चलती है। प्रतिरोध जितना अधिक होगा धारा उतनी ही कम होगी, प्रतिरोध जितना कम होगा धारा उतनी ही अच्छी होगी वहां पर। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है धारा से रिलेट करके, करंट से रिलेट करके। ये वाले क्या आपको दोनों समझ में आ गए हैं? अगर दोनों समझ में आ गए तो नोट करके डालिए नोट नंबर 1। इसको आगे बढ़ा दें क्या? देखो नोट नंबर 1 यहां से लिखना, हम यहां से ऊपर वाला डिलीट करे दे रहे हैं। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1 लिखना, 0 केल्विन अर्थात 0 केल्विन अर्थात -273.15 डिग्री सेल्सियस पर, -273.15 डिग्री सेल्सियस पर अर्धचालक कुचालक की भांति व्यवहार करता है। अर्धचालक कुचालक की भांति व्यवहार करता है, भी समझा देंगे। कुचालक की भांति व्यवहार करता है, कुचालक की भांति व्यवहार करता है। नीचे वाला मिटा दे, ये वाला इतना हटा दे रहे, ठीक है। मैंने क्या बोला बेटा कि 0 केल्विन अर्थात -273 डिग्री सेल्सियस पर अर्धचालक कुचालक की भांति व्यवहार करता है। कहने का मतलब अगर आप टेम्परेचर इतना घटाते जाएंगे, अगर आप टेम्परेचर इतना घटाते जाए कि 0 केल्विन पहुंच जाए तो हमारे अर्धचालक हो गए ना, वो कुचालक बन जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो ही नहीं पाएगा, तो धारा कहां से बहेगी? वही तो बोल रहा है। 0 केल्विन अर्थात -273.15 डिग्री सेल्सियस पर अर्धचालक कुचालक की भांति व्यवहार करते हैं। और हमारे अर्धचालक सुचालक की तरह व्यवहार कब करते हैं? जब टेम्परेचर बढ़ाने लगते हैं। टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका प्रतिरोध, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका प्रतिरोध कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होने लग जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो मतलब धारा का। अच्छा, दूसरा नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 लिखना, नोट नंबर 2 लिखना मेरे भाई। अत्यधिक कम ताप पर
अत्यधिक कम ताप पर चालक, अत्यधिक कम ताप पर चालक, अत्यधिक कम ताप पर चालक अत्यधिक कम ताप पर चालक अतिचालकों की तरह व्यवहार करता है। अतिचालकों की तरह, किसकी तरह? अतिचालकों की तरह, सुपर कंडक्टर्स की तरह, सुपर कंडक्टर्स की तरह, अतिचालकों की तरह व्यवहार करता है। अभी थोड़ी देर पहले हम एक चीज बता के गए थे, अगर आपने ध्यान दिया होगा, मैंने कहा चालकों में क्या होता है, चालक की बेटा बात कर रहे हैं, चालक में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। मैंने कहा टेम्परेचर घटाओगे तो प्रतिरोध घट जाएगा। मैंने कहा इतना टेम्परेचर घटा दो कि सबसे कम तक ले जाओ, सबसे कम पे ले जाओगे तो प्रतिरोध उतना ही कम हो जाएगा। तो यही तो लिखा हुआ, अत्यधिक कम तापमान पर चालक होते हैं ना, वो कैसे बन जाते हैं? अतिचालक है तो सुपर कंडक्टर्स बन जाते हैं। थ्योरी एकदम रिलेट कर रही है क्या? रिलेट कर रही है तो याद भी कर लेना अभी का अभी, फिर बाद में आपको रिवीजन की भी जरूरत ना पड़े, ऐसे याद करके चलना। अच्छा आगे आ जाओ, आप हेडिंग डालिए बेटा। हेडिंग क्या है इसमें? एक पॉइंट और लिख दीजिए, इसी के नीचे एग्जाम्पल लिख दिए। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में लिख दो 4.2 केल्विन अर्थात 268.8, 4.2 केल्विन अर्थात 268.8 डिग्री सेल्सियस पर पारा अतिचालक की तरह व्यवहार करता है। पर पारा यहां पे माइनस लगा देना, पर पारा अतिचालकों की तरह, अतिचालकों की तरह, अतिचालकों की तरह व्यवहार करता है। अगर पारा का टेम्परेचर 4.2 केल्विन या फिर -268.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया जाए, -268.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा दिया जाए, तो पारा है ना आपका, ये अर्धचालक सुपर कंडक्टर बन जाएगा, है ना। आगे हेडिंग डालिए सुपर कंडक्टर्स अतिचालक, अभी क्वेश्चन कराएंगे इसके। सुपर कंडक्टर्स अतिचालक, अतिचालक लिखिए मेरे भाई। जो अतिचालक होते हैं बेटा वो क्या होते हैं, अभी आप थोड़ी देर पहले समझ चुके हैं। जिसमें रेजिस्टेंस कम से कम हो, जिसका प्रतिरोध कम से कम हो, वही तो अतिचालक होते हैं। तो इसकी परिभाषा लिखिए। अतिचालक वह चालक है जो कम से कम प्रतिरोध प्रदान करे। अतिचालक वह चालक है, अतिचालक वह चालक है जो कम से कम प्रतिरोध प्रदान करे। क्यों इंग्लिश में भी लिखाया करे क्या? हिंदी में अगर समझ जाते तो हिंदी से ही काम चलाओ, नहीं तो टाइम बढ़ेगा वैसे ही। मैंने कहा अतिचालक वह चालक है जो कम से कम प्रतिरोध प्रदान, कम से कम प्रतिरोध होगा तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अच्छा होगा, तो वही अतिचालक है। सुपर कंडक्टर्स की परिभाषा शायद सभी को समझ में आ गई है। तो इसमें लिख देना आर का मान, जो प्रतिरोध का मान होता है अप्रोक्सीमेट 0 ओम। कितने ओम? आर का मान, प्रतिरोध का मान लगभग 0 ओम के बराबर हो जाए, समझ लो वो सुपर कंडक्टर्स हैं। अब हमें लगता है आपके सामने कुछ क्वेश्चन लगा देने चाहिए जो कि आपकी परीक्षाओं में पूछे गए। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। इसके बाद आपको हम ओम का नियम कराएंगे आज। चलिए, इसको उतार लिया क्या आपने? उतार लिया सभी लोगों ने? हाँ उतारिए, फिर इसके बाद बढ़ाते हैं आगे।
चलेंगे आगे। देखो भाई, क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं? बताओ। जो आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है इसका उत्तर देने का प्रयास करिए। क्या लिखा हुआ है? 0 केल्विन पर अर्धचालक की चालकता होती है। 0 केल्विन पर अर्धचालक की चालकता होती है। क्या होगा आंसर? 0। जिन लोगों का 0 आंसर आया वो एकदम सही है कि गलत है? सही है भाई साहब, 0 ही तो उत्तर आएगा इसका, एकदम ठीक है। क्योंकि आपने बात करिए 0 केल्विन पर अर्धचालक, मैंने कहा था जो अर्धचालक होते हैं इनका अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो इसका प्रतिरोध कम हो जाता है। अभी तो पढ़ा के गए हैं टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है अर्धचालक और चालकों पे। मैंने कहा अगर इसका टेम्परेचर कम करते हो तो इसका प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अगर टेम्परेचर ज्यादा कम कर दिया तो ये कुचालक बन जाएंगे। मैंने कहा 0 केल्विन पर इसका प्रतिरोध मान लिया इनफाइनाइट होगा। 0 केल्विन मतलब अर्धचालक है, अगर टेम्परेचर बिल्कुल 0 पे ला दिया मैंने, 0 केल्विन पे ले आए तो मैंने कहा प्रतिरोध इसका अनंत हो जाएगा, धारा बहेगी नहीं, फिर प्रतिरोध हो जाएगा, फिर धारा तो बहेगी नहीं। अगर R इनफाइनाइट है तो पूछा गया चालकता G बराबर होती है 1/R, तो G बराबर 1/इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मान हो जाएगा कितना? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बनेगा। ऐसे चालकता हमने बताया ना, चालकता जो हमारी कंडक्टिविटी होता है, कंडक्टर क्या लिखा हुआ है? कंडक्टेंस बोला जाता है। कंडक्टेंसी तो होती है हमारी चालकता। एक चालकता थी, एक विशिष्ट चालकता थी, एक प्रतिरोध था और एक विशिष्ट प्रतिरोध था। याद करें, थोड़ा सा याद कर लो, हल्का सा आपका रिवीजन करा दे। देखो मैंने कहा प्रतिरोध R बराबर ρL/A था और दूसरा विशिष्ट प्रतिरोध ρRA/L था, मतलब इसी को ऊपर नीचे कर दिया। और एक थी हमारी चालकता G बराबर 1/R और एक था हमारा विशिष्ट चालकता जिसको सिग्मा से डिनोट किया था, ये 1/ρ था। इसका मात्रक था ओम और इसका मात्रक था ओम मीटर और इसका मात्रक था सीमेंस या फिर महो इसका मात्रक था और इसका था हमारा सीमेंस प्रति मीटर था। वेरी गुड, हाँ सीमेंस प्रति मीटर या महो प्रति मीटर था, बिल्कुल ठीक है। सीमेंस का मात्रक ही तो हमारा क्या होता है? महो, तो महो प्रति मीटर भी हो जाएगा। ये चारों आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये मैंने लास्ट क्लास में शायद पढ़ाया भी था। आगे आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है बेटा, इसको करके दिखाइए, क्या कर पाएंगे आप लोग? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिखाई दे रहा होगा सभी लोगों को, हमें लगता है। एक बार देख लें क्या लिखा हुआ। पदार्थ क्या है जो सुपर कंडक्टर पदार्थ बनाता है? पदार्थ क्या है जो सुपर कंडक्टर बनाता है? प्रतिरोध का मान नकारात्मक होता है, प्रतिरोध का मान बहुत कम होता है, प्रतिरोध होगा और प्रतिरोध मतलब रेजिस्टेंस विल बी, या प्रतिरोध का मान लगभग 0 होता है, या फिर यहाँ पर दिया नहीं है तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी वाला लगाना पड़ेगा। डी वाला ही सही है कि प्रतिरोध का मान 0 होगा ना, बहुत कम। मैंने कहा कुछ होगा फिर तो। ये लिखा हुआ कहाँ पे है? प्रतिरोध का मान बहुत कम, मतलब बहुत कम तो मान लिया मतलब 5 ओम हो सकता है, 1 ओम हो सकता है तो ये अगर मान 0 होगा सबसे कम हो गया। फिर ये प्रतिरोध का मान 0 होता, वही तो सुपर कंडक्टर कहलाता। अभी परिभाषा लिखा के गए थे बेटा। और आगे आ जाइए थोड़े से, एक क्वेश्चन और आपके लिए लगा रहे हैं हम, इसको उत्तर दीजिए एक बार। ये सब रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन है। बताओ क्या होगा, बताओ। A, V, C, D, 4 उत्तर सही है।
एसीडी है, इसका उत्तर सही वाला पहला विकल्प है, आपने गलत उत्तर निकाला है। इसमें दे रखा है कि पदार्थ के प्रतिरोध का प्रभावित करने वाले कारक या टेम्परेचर इफेक्ट करता है। पदार्थ की प्रकृति तो करती है। अरे रेजिस्टेंस हमने मान लिया एक कॉपर का एक चांदी का तार, अंतर होता है ना, रेजिस्टेंस का जो अंतर फर्क होता है। चालक की लंबाई बिल्कुल फर्क पड़ता है। अनुप्रस्थ मार्ग का एरिया ऑफ ट्रांसवर्स पैसेज ये तो पड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। अब आप हेडिंग डाल दीजिए ओम्स लॉ, ओम का नियम, ओम्स लॉ, ओम का नियम। ओम के नियम में आप क्या पढ़ेंगे बेटा? ओम के नियम में वो जानकारी आज निकल के आएगी आपके सामने जो आपने शायद अभी तक ना पढ़ी हो किसी बच्चे ने। हाँ, जो B बराबर IR पढ़े वो आता कैसे हो आज हम बताएंगे। देखो मैंने कहा एक वायर ले लिया, मैंने क्या ले लिया, ये वाला वायर है, ये वाला तार मैंने मान लिया कॉपर का है। इस वाले कॉपर के तार में मैंने वोल्टेज लगा दिया। वोल्टेज कहें तो विभवांतर कहना पड़ेगा, है ना, विभवांतर ही तो होता है वोल्टेज। मैंने कहा मान लिया मैंने वोल्ट लगा दिया इसमें 20 वोल्ट, मैंने इस वायर में 20 वोल्ट लगा दिया और पता चला इसमें जो करंट आया वो आया मेरे भाई मान लिया 5 वोल्ट, 10 मान लो 10 एम्पियर आया। ये वोल्ट आया और ये एम्पियर। बड़ा समझ के चलना, एक बार में समझ में आ जाएगा। ओम्स भाई साहब ये कह के गए अगर हम एक वायर लें उसमें 20 वोल्ट की बैटरी जोड़ दें तो अगर उसमें करंट 10 एम्पियर निकल रहा है, इसका मतलब इसका और इसका अनुपात कितना निकला बेटा? तो आप कहेंगे 2:1। अगर ओम भाई साहब ये कह के गए अगर तुम बैटरी की जगह वोल्ट जो लगा रहे हो किसी वायर, यही वाला वायर है, अब वायर बदलो मत, इसी वायर में मैंने कर दिया 100 वोल्ट। अगर मैं 100 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं तो हमारा जो करंट आएगा वो आ जाएगा बेटा 50। कहने का मतलब अगर तुम B को 5 गुना करोगे तो धारा भी 5 गुना हो जाएगी। कहने का मतलब अब भी अनुपात आएगा कितना? 2:1। ये कह के चलेगी मेरे भाई कि अगर आप बैटरी में जो किसी वायर में तुमने लगाया 2 वोल्ट तो धारा 1 ही एम्पियर आएगी। इसका मतलब अब भी अनुपात कितना रहेगा? इसका मतलब अगर किसी वायर में बैटरी जोड़ते हो, अगर किसी वायर में बैटरी जोड़ते हो, जो करंट निकल रहा है उससे निकलने वाला करंट का जो रेशियो होगा, जो वोल्टेज और करंट का रेशियो होता है उस वायर में हर जगह समान रहता है। जैसे तुम वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे ही इसका करंट बढ़ जाएगा, वोल्टेज घटाओगे इसका करंट घट जाएगा। अगर अनुपात 2:1 का है, इस वाले वायर में मैंने कहा ये वाला वायर है, इसको 20 वोल्ट देने पर 10 एम्पियर करंट निकल रहा है, तो अगर हम यहाँ पर 100 वोल्ट दे देंगे तो 50 एम्पियर ही निकलेगा। कहने का मतलब अनुपात 2:1 ही रहेगा। जो अनुपात होता है ये समान रहता है। अब हम परिभाषा लिखेंगे, आपको एक ही बार में क्लियर हो जाएगा। देखना परिभाषा लिखो, परिभाषा लिखना, किसी चालक के सिरों पर स्थापित विभवांतर, किसी चालक के सिरों पर स्थापित विभवांतर 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 और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा प्रवाहित होने वाली धारा और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात नियत रहता है, का अनुपात नियत रहता है। का अनुपात नियत रहता है यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदले, यदि चालक की
भौतिक अवस्थाएं ना बदलें। ना बदलें। अब एक बार उतार लो, हम इसी को दोबारा समझाते हैं मेरे भाई आपको। अगर आपको समझ में हल्का फुल्का आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो दोबारा भी समझा रहे हैं हम इसी चीज को। क्या आपने लिख लिया है? लिख लिया है ना? मैंने क्या बोला कि अगर ये वायर है, अगर इस वायर में मान लिया कि मैंने कहा 20 वोल्ट है, ठीक है, मैंने कहा 20 वोल्ट है और इसमें 10 वोल्ट का अगर 10 एम्पियर निकलना करंट और 20 वोल्ट की बैटरी है, मैंने कहा V/I का अनुपात है ना, अगर किसी वायर में हम 20 वोल्ट लगा रहे हैं तो 10 एम्पियर धारा निकल रही, तो अनुपात कितना निकला? 2। 10 दूनी 20। अगर हम यही 40 वोल्ट कर दें, अगर इसी वायर में 40 वोल्ट जोड़ देते हैं तो मेरे भाई इसमें करंट होगा वो 20 एम्पियर हो जाएगा। कहने का मतलब अनुपात अब भी कितना रहेगा? 2 रहेगा। अगर हम यहाँ पर भाई साहब ये करते हैं 100 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं, अगर 100 वोल्ट की बैटरी लगाते हैं 20 की जगह पे, तो यहाँ पर 50 एम्पियर की धारा। कहने का मतलब अनुपात अब भी कितना रहेगा? यही तो लिखा हुआ है। और ये और लिखा है बाद में कि किसी चालक के सिरों पर स्थापित विभवांतर, किसी चालक के सिरों पर स्थापित विभवांतर और प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात नियत रहता, हमेशा बराबर रहता है जब चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदलें। ऐसा ना करें इस वाले वायर में पहले 20 वोल्ट लगाया और 10 एम्पियर निकली, अब ये वाला वायर हटा दूसरा ले लिया और अब उस वायर में चेक करो कांस्टेंट 2 ही निकला है अनुपात। ऐसा नहीं होगा। यही वायर है, मतलब भौतिक अवस्थाएं मत बदलना, मतलब एक ही वायर में ये वाला काम करो, मतलब वोल्टेज बढ़ाओ घटाओ एक ही वायर में घटाया बढ़ाया जाए तो अनुपात हमेशा बराबर निकलता है। अब इस वाले को परिभाषा के रूप में आपकी किताब में पता है कैसे लिखा हुआ है? आपकी किताब में लिख के देता है कि B/I = कांस्टेंट, और यही हमारा B/I बराबर हो जाता है, B/I बराबर हो जाता है R, और ये निकलता B = IR। तब आपका ये फॉर्मूला बनता है B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जहां पर I एक हमारा, R हमारा एक प्रतिरोध होता है, जो नियतांक नियत रहता है, कांस्टेंट होता है, वो कौन सा होता है? R होता है। तो आपने ये ओम के नियम में पढ़ा होगा, जैसे जैसे किसी वायर में वोल्टेज बढ़ाएंगे उसकी धारा बढ़ती चली जाएगी और वो अनुपात समान होगा, है ना। मैंने कहा B/I बराबर कांस्टेंट लिखाया मैंने, यही तो ओम का नियम है कि ओम का नियम कहता है कि अगर एक ही वायर लोगे वोल्टेज बढ़ाओगे घटाओगे उसका अनुपात हमेशा बराबर रहता है। ये वाला फॉर्मूला लोग रट्टा मार लेते, तो आप भी आज रट लो, इससे फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं इस वाले से। B/I = R। अगर ये समझ में आ गया तो अगर कोई बच्चा मात्रक इसका लिख पाए तो लिख देना, नहीं तो हम बना रहे। देखो ये वाला एक चित्र और बना देना, ये वाला प्रतिरोध R रहा और ये वाला मान लिया बैटरी जोड़ दी, कुंजी K जोड़ दी, ऐसे करके आप दिखा देना, धारा I है, ठीक है। और एक चीज, इसके मात्रक की बेटा अगर बात करें तो इसका मात्रक हो जाएगा बेटा, देखो इसका प्रतिरोध का मात्रक तो ओम होता है, एक मात्रक और निकलेगा, B का मात्रक होता है वोल्ट, और वोल्ट इसका मात्रक होता है एम्पियर, वोल्ट प्रति एम्पियर। वोल्ट प्रति एम्पियर भी इसी का यूनिट होता है प्रतिरोध का। प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। तो हम ये नहीं कह सकते 1 ओम बराबर 1 वोल्ट प्रति एम्पियर, 1 ओम बराबर 1 वोल्ट प्रति एम्पियर। एक क्वेश्चन बड़ा बेढंग का आया था, यूपीएससी में पूछा गया इस बार, जो 2021 की परीक्षा हुई थी, उसमें क्वेश्चन पूछा गया, इसी प्रतिरोध से क्वेश्चन आया ओम के नियम से। उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ओम के नियम को कितने तरीके से लिख सकते हैं। ओम के नियम को कितने तरीके से, बड़ा अजीब टाइप का क्वेश्चन लगेगा यार, कितने तरीके से लिख सकते हैं। अब देखो क्या बोलेगा ओम के नियम को, क्वेश्चन ये बोला ओम के नियम को कितने तरीके से लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं। और ये यूपीएसआई का क्वेश्चन है, बताओ। ओम के नियम को 3 तरीके से लिख सकते, पता कैसे? एक तो बनेगा बेटा B बराबर आई आर, पहला तरीका। दूसरा हो जाएगा I बराबर B बटे आर, और तीसरा हो जाएगा R बराबर B अपॉन आई। 3 तरीके से लिखते थे और यही उत्तर था उसका। विकल्प था 3 वाला, वही सही निकला था उसका। यूपीएसआई में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया, ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती। ये वाला कोई कॉन्सेप्चुअल है, बताओ क्वेश्चन कितनी तरीके से लिख सकते हैं, बताओ। ओम का नियम होता है ये B अपॉन आई इक्वल टू कांस्टेंट। हाँ, ये जीके जीएस का सेक्शन होता है ना, जो जीके सेक्शन जीएस का आता है यूपीएसआई, उसमें दिया गया था साइंस का क्वेश्चन। अब अगर आपने इतना लिख लिया है तो आप बेटा आ जाइए थोड़ा सा आगे। आप लिखिए ओम का नियम केवल चालकों के लिए वैध होता है। अब ऐसा मत करना, तुमने अचानक ले लिया, अब तुम उसमें बैटरी लगा रहे, बोले कुछ करंट ही नहीं आ रहा। तो ये वाला क्वेश्चन आता है ओम का नियम किसके लिए वैध होता है, तो केवल चालकों के लिए। ये वाला पॉइंट हेडिंग डाल दो, ओम का नियम केवल चालकों के लिए वैध है। ओम का नियम केवल, ओम का नियम केवल चालकों के लिए वैध है। अब हमें लगता है आगे आपको क्वेश्चन करा देने चाहिए, और आप क्वेश्चन करिए प्लीज। आ जाओ अगली स्लाइड पे। ये वाला लिख लिया? लिख नहीं पाया है आपने? चलो हम इसको आगे बढ़ा के देखते हैं बढ़ जाएगा कि नहीं। ऊपर वाला हटा दो, ये वाला तो लिख लिया होगा, है ना बेटा? चलो क्या आप ये वाला बता सकते हैं क्वेश्चन जो ऊपर दिखाई, नीचे वाला हटा दें, ये वाला ओम का नियम केवल चालकों के लिए वैध, ये लिख लेना खुद ही। इतने ही वो ना बनो कि लिख ही नहीं पाए कुछ भी। नीचे वाले पे आ जाओ, नीचे वाले पे आ जाओ। थोड़े से इस वाले को जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा। क्या आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है? देखना, ये बोल रहा है यदि B अपॉन आई का मान एक नियतांक है तो ये कहा जाता है। B अपॉन आई अगर हमारा कांस्टेंट के बराबर कर रहा है तो आप क्या समझते हैं, बताओ? B अपॉन आई बराबर क्या होता है, बताओ? ये तो R हमारा किसके बराबर होगा? प्रतिरोध के बराबर होगा। आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B वाला हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है ना? क्लियर है सभी का? क्लियर है तो नीचे वाला हटा दें क्या? नीचे वाला हटा दें, नीचे वाली कोई जरूरत नहीं। अगले पे आ जाओ। प्रतिरोध की इकाई मैंने कहा R बराबर V बटे आई, मैंने कहा वोल्ट प्रति एम्पियर। हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा। ऐसे रेलवे में क्वेश्चन पूछेंगे, बताओ। अच्छा अगले पे आ जाओ। ये पूछ रहा है चालक के सिरों के बीच बहने वाली धारा का परिमाण उनके बीच विभवांतर के बीच समानुपात में कहा जाता है ना? ये पूछ रहा है कि ये क्या कहा जाता है? चालक के सिरों के बीच बहने वाली धारा का परिमाण I, उनके बीच विभवांतर समानुपात, मतलब I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V क्या होता है? यही तो हमारा ओम का नियम है कि जितना आप वोल्टेज बढ़ाओगे उतनी ही धारा बढ़ती जाएगी अगर हमारी भौतिक अवस्थाएं समान रहें। चालक की बात कर रहे हैं, यही तो ओम का नियम है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये वाले क्वेश्चन घर पे जाके लिख लिया करो, कुछ क्वेश्चन अगर अलग मिला करें तो। अगले पे आ जाओ, अगले पे आ जाओ बेटा। ये वाला क्या आप कह सकते हो, बताओ? इसका आंसर बताओ। निम्नलिखित में से कौन एक ओमीय चालक है? मैंने कहा जर्मेनियम और सिलिकॉन कैसा है? अर्धचालक है। और हमारा ओम का नियम ये कहता है ओम का नियम केवल चालकों के लिए है, तो इसका कार्बन तो होगा नहीं। कार्बन कैसा है? अधातु। मैंने कहा आंसर क्या होगा? चांदी। ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब आप हेडिंग डाल दो, एक हेडिंग डालो विमाएं, प्रतिरोध की विमाएं।
एक सेकंड इसकी विमा करा दें, बस इसको बंद करते हैं। प्रतिरोध की विमा, प्रतिरोध की विमा नंबर 1। अच्छा, आर बराबर होता है क्या बेटा? V बटे आई। अच्छा, तुम एक चीज और पढ़ चुके हो कि प्रतिरोध की अगर विमा निकालने जा रहे हो तो V बराबर होता है W अपॉन Q अपॉन I, और ये I की विमा होती है A, मैंने कहा W की होती है ml स्क्वायर T की घात माइनस का 2, और Q की होती है AT, और बटे में है हमारा क्या? I का A का बटे 1। ये पलट दो, मैंने कहा ये बन जाएगा ml स्क्वायर T की घात माइनस का 2 अपॉन A स्क्वायर T। अब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा ml स्क्वायर T की घात माइनस का 3 A की घात माइनस का 2। ये वाली विमा किसकी हो जाएगी? प्रतिरोध की। प्रतिरोध की विमा निकल सकती है ना। एक विमा और दूसरी विमा देखो, दूसरी लिखना विशिष्ट प्रतिरोध की विमा। विशिष्ट प्रतिरोध की विमा, विशिष्ट प्रतिरोध की विमा होती है ना बेटा, वो निकलेगी। इसका मात्रा होता है ओम मीटर, तो ओम तो होता है प्रतिरोध का, उसमें सिर्फ मीटर का गुणा हो रहा है ना, ओम मीटर है, तो इसकी विमा पता सीधी प्रतिरोध वाली उतार दो। प्रतिरोध की विमा क्या थी? ml स्क्वायर T की घात माइनस का 3 और A की घात माइनस का 2 और गुणा मीटर का हो जाएगा L का गुणा और, तो ये हो जाएगा ml की घात 3 T की घात माइनस का 3 और A की घात माइनस का, ये किसकी विमा हो जाएगी? विशिष्ट प्रतिरोध कहे तो ये हो जाएगा रो। और तीसरी नंबर 1 चालकता की विमा, चालकता कंडक्टेंस, चालकता की विमा। चालकता की विमा क्या होगी? चालकता हमारी G होती है 1 अपॉन R, रो नहीं होता R होता है ना, G बराबर 1 अपॉन R। तो मैंने कहा प्रतिरोध की विमा का उल्टा कर दो, प्रतिरोध की विमा ये ले रही, तो इसका उल्टा कर दो, m की घात माइनस का 1 L की घात माइनस का 2 और T की घात प्लस के 3 कर दो और A की घात प्लस की 2 कर दो। ये किसकी विमा हो जाएगी? इसका उल्टा कर दिया मैंने, जस्ट इनवर्स कर दिया। ठीक है, अगला नंबर 4, नंबर 4 विशिष्ट चालकता की विमा। विशिष्ट चालकता की विमा, विशिष्ट चालकता की विमा क्या हो जाएगी बताओ? विशिष्ट चालकता हमारी होती है सिग्मा बराबर 1 अपॉन रो, और रो की विमा हमारी निकली थी ये, इसका उल्टा कर दो, m की घात माइनस का 1 L की घात माइनस का 3 और T की घात 3 और A की घात 2। क्या चारों में निकाल लोगे आराम से? सब कुछ खेल किस्सा है, R बराबर B अपॉन I का, यही से सब निकल नहीं है ना। हमने कहा विमाएं याद नहीं करी जाती, सिर्फ फॉर्मूले याद हो, फॉर्मूले या मात्रक से निकल आती है विमाएं। ठीक है, इसके बाद अगली हमारे होंगे जो ओम्स के नियम से कुछ ग्राफ के क्वेश्चन आते हैं, वो वाले हम कल कराएंगे। इसको आगे कितना बज गया है? शायद 12 बज गए हैं। तो हम ऐसा करते हैं, साइंस को आज यहीं पे रोक लेते हैं, ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं, है ना। इसको उतार लो। आज के लिए इतना ही रखते हैं। मेरे भाई जो ऑनलाइन जुड़े प्लीज़ लाइक कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करने के बाद एक घंटी आती है, उस घंटी को दबा दिया करो ताकि आपकी घंटी बजती रहे। ओके, थैंक यू।